अ, खिड़की टॉक्स की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अ, जैसा कि आप जानते हैं, इस चर्चा में हम अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग मुद्दों पर और कोरोना काल के दौरान खास तौर से उपजी हुई चुनौतियों और समस्याओं पर अलग-अलग विशेषज्ञों से बात करते हैं और इस क्रम में आज हम मीडिया और पत्रकारिता के सामने इस दौरान खड़ी हुई चुनौतियों पर बात करने के लिए आपके सामने हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे मीडिया एकेडमिक और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सिंह। मैं आपका फॉर्मली वेलकम करता हूं सर। थैंक यू सो मच अभिनव। हाँ, इससे पहले कि मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं, मैं इस चर्चा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एक छोटे से कमेंट के साथ शुरुआत करना चाहूंगा और उस पर आपकी टिप्पणी से हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। अ, वो बात यह है कि कोरोना काल के दौरान या कोरोना संक्रमण के दौरान बीते कुछ महीनों में पत्रकारिता और मीडिया के सामने मोटे-मोटे तौर पर दो स्तरों की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। एक चुनौती एक स्तर पर चुनौती उन लोगों के लिए खड़ी हुई है जो पत्रकारिता करते हैं, जो फील्ड में घूमते हैं, जो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत से लेकर के अमेरिका और यूरोप तक में भी हमने कई देशों में देखा है कि किस तरह सरकारों के पास इस पूरे समय के दौरान, इस पूरी अवधि के दौरान ऐसी शक्तियां आ गई हैं कि उन्होंने कई किस्म के नए कानून बना लिए हैं जिनसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के नाम पर कई पत्रकारों के साथ जातियां की जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारियों की खबरें अभी सुर्खियों में हैं और भारत में भी कई ऐसे मामले हम देख रहे हैं, आए दिन हैं। दूसरा चुनौती जो इसी से जुड़ी हुई चुनौती है वो ये कि इस इस समय में और इस संकट के समय में सही सूचनाएं या सही विश्लेषण लोगों के पास कैसे पहुंचे। इन दोनों स्तरों पर जो चुनौतियां इस पूरे काल या इस पूरी अवधि के दौरान खड़ी हुई हैं, उस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? अभिनव, जो दोनों बातें आपने सामने रखी हैं अपनी टिप्पणी हम्म, के तौर पर, मैं हम्म, इसको थोड़ा सा और व्यापक परिप्रेक्ष्य देते हुए बात करना चाहूँगा कि अगर आज पत्रकारिता के बारे में या मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक तरह से मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेसी है या हमारा लोकतंत्र है, उसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम अगर ये बात, तो इसके मायने और ज़्यादा बेहतर तरीके से अ, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है कि बुरा वक्त जैसे होता है तो दोस्त की भी पहचान होती है। तो ठीक उसी तरह से आज जिस तरह 19 का जो खतरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हमारे देश में भी फैला आपकी हुआ आवाज थोड़ी है, कट रही है, तो आप अगर थोड़ा तो स्पष्ट और बोलेंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे तो शायद मेरे तक आवाज आ पाए। हाँ, तो इस दौर में जो खतरा बढ़ा है पूरा एक तरह से पूरी दुनिया के खतरा है और पूरी दुनिया तंत्र किस तरह का है, कितनी मजबूत है और कितना सार्थक हमारा लोकतंत्र है। ठीक उसी तरह से जैसे कि दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र की भी पहचान बुरे वक्त में होती है। और अगर देखें इस दौर में हम अपने लोकतंत्र की अगर पहचान करने की कोशिश करें तो कुछ बातें, कुछ ट्रेंड्स बहुत ही साफ नजर आते हैं, जिसमें पहला तो ये कि जो एक तरह से संकट के दौर में अथॉरिटेरियन टेंडेंसी जिसको हम कह सकते हैं, या एक तरह से कि एक जो लीडरशिप हमारी है लोकतंत्र में, वो संकट का बहाना लेके या क्राइसिस का बहाना लेके एक तरह से ऑटोक्रेटिक और एक तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने की कोशिश भी करती दुनिया के कई देशों में कर रही हैं और ऐसे ट्रेंड्स हमें अपने देश में भी देखने को मिल रहे हैं। जिस वजह से हो क्या रहा है कि जो बात आपने उठाई थी कि पत्रकारों के हालात किस तरह के हैं या पत्रकार जहां वो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनके हालात किस तरह के हैं, इस पर हम बात करेंगे। अभी अभी जो सीधे बात सामने आती है उसमें एक बात तो यही है कि पत्रकार लोग बहुत ही संकट में, जो आम पत्रकार हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मीडिया अलग अलग मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं, उनके जॉब पर खतरा है क्योंकि आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा चुकी है और इसका बहाना लेके जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं। भूपेन जी, आपकी आवाज बीच बीच में काफी कट जा रही है, मुझे सुनने में काफी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो हाँ। ऑडियंस को पता नहीं आवाज सुनाई दे रही कि नहीं दे रही, अब ये कैसे पता चलेगा? मैं तो अपनी अ, तरफ से कोशिश कर रहा हूँ हाँ, कि अपनी हाँ, बातें, देखिए ऐसी ऐसी हाँ, ऐसी शिकायत भी आ रही है कि आवाज बाधित हो रही है। अ, हाँ।
अब आपकी आवाज रिलेटिवली स्टेबल आ रही है, तो अब आप अपनी बात। हाँ अभी क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर, अब आप अपनी अब बात क्लियर है? रखें। हाँ हाँ, अब क्लियर है। तो पत्रकारों के सामने जो संकट हैं, वो भी एक बात है। मतलब जो आपने अपनी टिप्पणी में कहा था, वो बात, उस बात को तो हम स्वीकार करते ही हैं। लेकिन ये पूरे जो संकट हैं, ये जी। जिस तरह से इस संकट के दौर में पत्रकारिता का संकट अपना अलग, अपने आप में अलग कुछ नहीं है। तो ये संकट हमारे एक तरह से लोकतंत्र के संकट की तरफ भी इशारा करता है। और लेकिन और लोकतंत्र की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो एक खास तरह के लोकतंत्र की, लिबरल डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, उदारवादी जो हमारा लोकतंत्र है उसकी बात कर रहा हूँ। और उसमें उसके जो खतरे हैं वो आज दिखाई दे रहे हैं, और हमारे देश में भी जिस तरह के खतरे लगातार पिछले कई सालों में दिखाई देते रहे हैं। जब आप याद कीजिए कि जब कोविड-19 का खतरा पूरी तरह से देश में नहीं आया था, देश जी। में बहुत बड़ा हमारे अवाम का एक हिस्सा था जो आंदोलनरत था, आंदोलन में जुड़ा हुआ था। जी। सीएए यानी कि जी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसका वो विरोध कर रहा था। और हम्म। और उस पूरे मूवमेंट को एक तरह से एक खास कम्युनिटी का मूवमेंट, जी। एक कम्युनिटी की वॉइस बता दिया गया था। और लेकिन जब ये कोरोना का संकट सामने आता है, तो वो आंदोलन भी एक तरह से, उस पे भी दबाव पड़ा या उसको समेट दिया गया, पुलिस ने उसको हटा दिया। शाहीन बाग का आंदोलन हम याद कर सकते हैं। तो जी। लेकिन उसका क्या हुआ कि उसके बाद आप पूरे इस संकट के दौर में भी देखिए कि जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज की मैं बात कर रहा था, उस आंदोलन में जितने भी लोग सक्रिय थे, जो सालों से जिनकी पहचान मानवाधिकार आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों की है, या जो लोग सिंपली यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जिसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, किस तरह से उनको जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन सारे इस तरह के जो लोग हैं, उनको किस तरह से टारगेट किया जाता है। और ये सब टारगेट कर रहा होता है स्टेट का जो नेचर है, जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बड़ी हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, काम करते हैं, वो दिखाई दिया। लेकिन अब इस माहौल में आप देखेंगे कि एक जो बड़ा डिस्कोर्स खड़ा होना चाहिए था, जो मीडिया अपना रोल प्ले करता है एक लोकतंत्र में, एक पब्लिक स्फीयर के तौर पर भी काम करता है, यानी कि लोक विमर्श को आगे बढ़ाने में, या लोगों के बीच तार्किक जो बहस है उनको आगे बढ़ाने का भी काम करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग आंदोलन में शामिल रहे, जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जो लोग लड़ते रहे, या जो लोग अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज के जो लोग खिलाफ लड़ते रहे, उनके पक्ष में माहौल नहीं बन पाया। और माहौल अगर नहीं बन पाया, तो मीडिया ने क्योंकि उनके पक्ष को सही तरह से उठाया नहीं। और मीडिया भी कौन, मीडिया जब हम बोलते हैं, और खासतौर पर हम कम्युनिकेशन मीडिया की बात कर रहे हैं हमारे देश में, पूरी मास मीडिया के बारे में, और मास मीडिया में भी जर्नलिज्म के बारे में, पत्रकारिता के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब ये आता है कि हमारे देश में पत्रकारिता की हालत दरअसल है क्या? हमारे देश की जो पत्रकारिता है, उसको चला कौन रहा है? तो अगर इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, तो हमारे देश की जो पत्रकारिता है, उसको मेनली 2 खांचों में अगर बाँट के देखेंगे। एक तो सरकार जिस मीडिया को चलाती है, सरकार का ओनरशिप सीधे है या सरकार के कंट्रोल में एक मीडिया हमें नज़र आता है हमारे देश में, या पत्रकारिता नज़र आती है। और दूसरा जो प्राइवेट मीडिया हाउसेज़ हैं, या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हैं, बिज़नेस कॉर्पोरेशंस हैं, वो हमारे देश में एक तरह से पत्रकारिता को, या पत्रकारिता के संस्थानों को वो लोग चला रहे हैं। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हमारी पूरी सोसाइटी में आती है, वो कहीं न कहीं सरकार और जो बिग कॉर्पोरेशंस जो हैं, या जो बड़े-बड़े पैसे वाले जो हैं, जिनका पैसा मीडिया में लगा है, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाली इन्फॉर्मेशन मोस्टली जो बड़ा मीडिया है, जिसका बड़ा प्रभाव है पूरे देश में, मैं छोटे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स में हमारे, या काउंटर मीडिया फॉर्म हमारे सामने आता है। तो वो एक तरह से पूरा देश का वो जो मीडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह सकते हैं, उसका जो हाल है, वो इस तरह की वॉइसेस को सामने नहीं आने देना चाहता है, नहीं आने देता है, और उस तरह के डिस्कोर्सेस सामने नहीं लाता है। तो यही वजह थी कि ये जिन वॉइसेस की बात कर रहा हूँ, उन वॉइसेस को इस मीडिया ने सामने उस तरह से नहीं उभारा, और एक तरह से अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं, उनको भी क्वेश्चन करने में, उनके सवाल उठाने में ये मीडिया एक तरह से नाकाम रहा। हाँ हाँ, मेरा अगला सवाल आपसे, आपके पहले सवाल से ही जो बात मुझे समझ में आ रही है, देखिए ये आप जो ये बात कह रहे थे, और जितना मैं इसका मतलब समझ पा रहा हूँ, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो करेक्ट करिएगा मेरे को। आप ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता और खासकर से मीडिया को लेकर के एक किस्म के सप्रेशन का माहौल और एक किस्म की टेंडेंसी जिसे हम लोकेट कर सकते हैं भारत या दुनिया के संदर्भ में, इससे पहले भी
ये एक पहले से चली आ रही बात थी, और अलग अलग आंदोलनों के संदर्भ में और अलग अलग वॉइसेस के संदर्भ में हम इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी शिनाख्त की जा सकती है। और मेरे ख्याल से जानकारों ने और विचारकों ने इस पर समय समय पर बातें कही भी हैं। लेकिन एक विशेषज्ञ होने के नाते मेरी रुचि ये जानने में है कि कैसे, और अगर इसके कुछ अनुभव आपके पास हों, कि कैसे इस तरह के संकट या क्राइसिस के समय में, जैसे ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि स्टेट ने या किसी भी राज्य ने, किसी भी आधुनिक राज्य ने जो उदारवादी व्यवस्था को चलाता है, उदारवादी लोकतंत्र को चला रहा है, वहां पर इस तरह के सप्रेशंस के कारण मौजूद थे और वो हो भी रहा था। लेकिन कैसे महामारी ने उसको और तीखा या उसको बड़ा बना दिया है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल इस खास संदर्भ की देन है जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और इस तरह के तमाम एक्ट्स, इस तरह के तमाम कानून, इस तरह के तमाम जो और भी किस्म की ताकतें हैं वो राज्य ने ली हैं इस पूरे दौर में। तो ऐसे संकट के समय में राज्य का या किसी स्टेट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स लेना संकट से निपटने के नाम पर, इसके पुराने अनुभव क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, किन चीजों की ओर इशारा करते हैं। और जैसा फिर आपने कहा कि जो काउंटर फोर्सेज या जो काउंटर फैक्ट्स हैं या जो काउंटर पब्लिक स्फेयर है उसको पनपने ही नहीं देता मीडिया, तो उसको पनपने के एक दो कारण क्या हो सकती हैं? क्या कुछ एक दो ऐसे उदाहरण हमें अभी हाल फिलहाल दिखाई दिए हैं या मिले हैं? अभिनव, इसमें तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी और गहरी बहस का भी विषय है कि क्यों नहीं जो काउंटर मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो क्रिटिकल रैशनल डिस्कोर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, या मीडिया क्यों नहीं एक क्रिटिकल रैशनल रोल प्ले कर पाता है एक लोकतंत्र में, ये सवाल हैं। और कहीं ना कहीं इन सवालों का रिश्ता हमारे देश की राजनीति से, हमारे देश की अर्थव्यवस्था से है, या हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया भर की व्यवस्थाओं में इसका सीधा रिश्ता आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ भी है। अभी मैं इस पर थोड़ा सा हिंट दूंगा क्योंकि बहुत विस्तार से बात करने का मौका तो नहीं है इन बातों पर। संक्षेप में, हाँ, एकदम संक्षेप। बातों की तरफ आपने इशारा किया था, मैं मेनली जो मेरा प्रोजेक्शन है, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, कि जब भी संकट की घड़ियां आती हैं, जैसे युद्ध आता है, जैसे महामारी अभी आई हुई है, तो ऐसी घड़ियों में जो लोग सत्ता पे बैठे होते हैं, लोकतंत्रों में भी, उदारवादी लोकतंत्रों में भी या पूंजीवादी लोकतंत्रों में, तो उनका ये तर्क होता है कि संकट की घड़ी है, अभी ज्यादा बहस वहस मत कीजिए, ज्यादा सवाल मत उठाइए, हम जो कर रहे हैं, यानी कि जो पार्टी सत्ता में है या जो लोग सत्ता में है, वो जो लोग कर रहे हैं उनको वो करने दिया जाए। इस तरह की एक मांग उनकी तरफ से आती है, और एक बहुत ही ज्यादा अधिकार और पावर जिसको हम बोल सकते हैं वो अपने पास जुटाते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आप देखिए कि यहाँ पर जो कोरोना का फर्स्ट केस 30 जनवरी 2020 में हिंदुस्तान में आ चुका था। जी। उसके बाद ये होना चाहिए था कि, और भारत सरकार को भी ये मालूम था कि दुनिया के कई हिस्सों में ये एक महामारी का रूप ले चुका है और ये खतरा पूरी दुनिया के सामने है। इतना तो कम से कम दूरदर्शिता होनी चाहिए थी हमारे सरकार में या दुनिया की और भी सरकारों में। और जिन सरकारों ने पहले इसको रोकने की जो कोशिशें की, वो बहुत हद तक आज भी हम देखते हैं कि वो सफल भी रहे हैं अपने अपने देश में, और बहुत कम वो इसको कर पाए हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई इनिशिएटिव एक तरह से लिया नहीं गया। और उसके अगले महीने में, जनवरी की मैं बात बता रहा हूँ, फरवरी में आप देखिए कि यहाँ पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको यहाँ पर बुलाया जाता है भारत अहमदाबाद में, एक बड़ी गैदरिंग में उनका स्वागत किया जाता है। उनके पास बड़ा एक क्रू वहां से साथ में यहाँ पर आता है, और क्योंकि प्रेसिडेंट का क्रू है तो कितनी उनकी जांच हुई कितनी नहीं हुई, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हमने तब तक चेक करना बिल्कुल भी एक तरह से आप देखेंगे तो शुरू नहीं किया था। तो इस तरह की एक्टिविटीज लगातार चलती रही। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जब लॉकडाउन, जो नेशनल सडन लॉकडाउन था, उससे पहले पूरी जो कवायद मध्य प्रदेश में चलती रही कि वहां की जो सरकार, कांग्रेस की सरकार, उसको किस तरह से गिराया गया या किस तरह की चर्चाएं चलती रही। और इस वजह से लगातार आप जो स्ट्रॉन्ग जो मेजर्स हैं उनको देश में अपनाया नहीं गया। और अचानक जो है कि आप बिल्कुल 4 घंटे के नोटिस पे पूरा 1 अरब 30 करोड़ या 38 करोड़ की जो जनता है देश में, उसको आप लॉकडाउन कर देते हैं। अचानक 4 घंटे का उसको आप तालाबंदी करवा देते हैं और लंबे अरसे तक। और फिर उसके बाद जो पैनिक क्रिएट होना चाहिए था, जो प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए थी, और जो गरीबों ने जो सबसे ज्यादा सफर किया उस दौर में, उस पर किसी की नजर उस तरह से गई नहीं। और अब मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स ने, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने
अगर पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाने की कोशिश की तो सरकार को इससे बेचैनी होनी शुरू हो गई। और किस तरह से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इसका उदाहरण ये है कि जो नेशनल लॉकडाउन था, सडन लॉकडाउन था, अचानक जो आपने लॉकडाउन किया, बिल्कुल एक तरह से वो कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं था करने का। तो अगर आप देखें तो पूरा देश के जो नेशनल मीडिया, जिसको हम सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, उसके अलावा नेशनल मीडिया है, उसके ओनर्स एंड उसके एडिटर्स, उसके मालिकों को, और मालिक तो कई जगह आप देखते हैं पूरी संपादक भी बन जाते हैं देश के हमारे कॉर्पोरेट मीडिया में। तो वो संपादक मिनिस्टर अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहा जाता है, खासतौर पर टेलीविजन प्रिंट मीडिया के और टेलीविजन के पत्रकारों से, टेलीविजन के ओनर आपकी 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 आवाज फिर से कटने लगी है। हाँ, अब बोल जी। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये बुलाया गया लॉकडाउन से ठीक पहले, देश के जो मीडिया ओनर्स है ना, मीडिया मालिक हैं जी, उनको, या मीडिया संपादक, मालिक और संपादक दोनों बने बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री के पास जब वो गए तो ये उनसे कहा गया कि भाई ये संकट का वक्त है, तो आप लोग अपने अपने मीडिया में एक तरह से आप पॉजिटिव न्यूज है उनको आप फैलाने की कोशिश कीजिए, यानी कि सवाल आप ज्यादा मत पूछिए अभी, क्योंकि संकट का वक्त है, और पॉजिटिविटी फैलाइए। और कमाल की बात है कि मैं लगातार, हम सब लोग लगातार मीडिया को देखते हैं, और मैं थोड़ा, क्योंकि मीडिया का स्टूडेंट हूं, तो थोड़ा कभी भी जब देखने की कोशिश करता हूं, तो उसके बाद देखा कि ऐसा कोई मीडिया हाउस मुझे नहीं मिला, मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला, जो खास तौर पे बिजनेस या बिजनेस के लिए जो मीडिया हाउसेज चल रहे हैं, जहां इस पॉजिटिविटी का किसी न किसी असर देखने को न मिला हो। आप हैरान होंगे कि कई अगर टेलीविजन चैनल आप देखें तो कई सारे जो एंकर्स हैं उनको ऊपर से जो फीडबैक आया होगा पॉजिटिविटी का, वो शब्दावली में भी बोलने लगे कि थोड़ा पॉजिटिव बातें भी आप कर लेते हैं। और ये ऐसे में चैनल्स की बात कर रहा हूँ जिनकी इमेज एक तरह से थोड़ा ज्यादा लिबरल और थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव जिनको माना जाता है, उन चैनल्स की भी बात कर रहा हूँ। तो उस पॉजिटिविटी का पूरे देश के मीडिया में एक तरह से असर देखने को मिला। और वो मीडिया का जो रोल हम जानते हैं कि मीडिया स्पीक्स ट्रुथ टू द पावर, जब हम ये बोलते हैं कि हमेशा वो, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि उसे हमेशा सवाल पूछे, तभी हमारा लोकतंत्र एक तरह से स्वस्थ रह सकता है। अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, अगर वो इस रोल में नहीं आएगा, एक वॉचडॉग के रोल में नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र भी एक तरह से खत्म होने की तरफ बढ़ सकता है। तो इस तरह से अगर इस संकट के दौर में अगर सत्ता के में बैठे हुए लोग अगर मीडिया को इस तरह से तो पता चलता है कि इससे किस तरह का लोकतंत्र में हमारे किस तरह का खतरा पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल, इसके साथ दूसरा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि आपको याद है कि जो पूरा लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा एक तरह से अगर सफर करना पड़ा, तो सफर उस दौर में हमने लगातार नेशनल हाईवेज पे देखा कि किस तरह से हमारे मजदूर लाखों की संख्या में शहरों को छोड़ के, जिन शहरों को बनाया संवारा, जिनकी मेहनत पे वो शहर खड़े थे, उनको छोड़ के अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। उनको शहर, उनको जगह रहने की नहीं दे पाया, उनको स्वास्थ्य या रहने की जगह उनको नहीं दे पाया। तो अब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी न्यूज बन चुकी थी कि जिसको, जो बिजनेस इंटरेस्ट को लेके भी जो मीडिया चल रहा है, वो भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता था। इसको इग्नोर करने का मतलब जो मार्केट में उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, उसका भी संकट उसके सामने आता, क्योंकि जनता इसको देख रही थी। और एक तरह से इस पूरी न्यूज की एक सेंसेशनल वैल्यू भी थी। इस पूरे स्टोरीज में आप देखेंगे एक पूरा मेलोड्रामा भी उनको कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि पूरा ड्रामेटाइज करके जिस तरह से उस न्यूज को प्रेजेंट किया गया, तो एक बड़ा एक कहीं ना कहीं ओपिनियन बनी उसमें कि हाँ भाई, मजदूरों की बहुत बुरी हालत है। तो तब उस दौर में आप देखते हैं कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंडियन स्टेट की तरफ से एक एफिडेविट दिया जाता है कि भाई संकट की घड़ी है, इसलिए इस वक्त में सरकार को ये राइट्स दिए जाएं कि जो भी न्यूज सामने आए वो सरकार में सेंसर होके सामने वो न्यूज आए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्री स्पीच का जो भी हाल हमारे देश में है, जितनी फ्री स्पीच बची हुई है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि फ्री स्पीच को कंट्रोल आज कर रहा है स्टेट एंड कॉर्पोरेट मीडिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो स्पीच हमारे सामने बची हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस दौर में खत्म करने की कोशिश कहीं ना कहीं सत्ता की तरफ से एक तरह से की गई। इसको आप मैं समझ सकते हैं।
जी जी जी। अभिनव। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि इस पूरे दौरान जो प्रवृत्तियां आप बता रहे हैं, कुछ उन प्रवृत्तियों के कुछ मैनिफेस्टेशंस भी हमने देखे इस पूरे दौरान। जैसे कि एक मैनिफेस्टेशन हमने देखा कि भारत में जब कोरोना संक्रमण के मामले शुरुआती अवस्था में थे, तब हमने देखा कि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके मीडिया के सभी हाउसेस ने लगभग अनवेरिफाइड और पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से फेक जो खबरें हैं वो चलाई, और जमाती एक ऐसा शब्द बन गया इस दौरान जो कि तकरीबन गाली हो गया, जो कि एक धर्म विशेष से जुड़ने के कारण। ठीक उसी तरीके से एक किस्म की ब्रांडिंग, एक किस्म का जैसे हमने शत्रु तलाश लिया उस पूरी स्थिति के लिए, और मीडिया ने बराबर इसमें अपनी भूमिका निभाई शुरुआती। और इसी की कॉन्टिन्यूटी में ये बात भी थी कि किस तरह विश्व स्तर पर एक सेंटिमेंट बना चीन के खिलाफ, और लगभग सारे ही चैनलों में, सारे ही अखबारों में, देश दुनिया के सारे अखबारों में चीन को लेकर के बिल्कुल अनवेरिफाइड आरोप लगाए गए, उन पर खबरें बनाई गई, उनको अनवेरिफाइड तरीके से प्राइम टाइम शो पर चलाया गया बकायदा, और इस सेंटिमेंट के नतीजे आज हम देख रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियां जो हैं, ये दोनों स्थितियां आप जो मीडिया की टेंडेंसी जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, उस पूरे पृष्ठभूमि में इन इस तरह के मैनिफेस्टेशंस को आप कैसे देखते हैं, कहाँ कहाँ लोकेट कर पाते हैं? अभिनव, ये दोनों ही ट्रेंड्स हमें इंडियन मीडिया में भी देखने को मिले, और हम्म गलत सूचनाएं या एक तरह से फेक न्यूज, ये चलन तो आज एक तरह से पूरी दुनिया भर में फैल चुका है। और जिस वजह से इस कोविड 19 के सामने आने के बाद ही जिस तरह की फेक इंफॉर्मेशन दुनिया भर के मीडिया प्लेटफॉर्म से, खासतौर पर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उनके थ्रू सामने आई, और बाद में जो कन्वेंशनल हमारा मास मीडिया है उसमें भी इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली। इसी वजह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, उसने कहा कि भाई ये एक तरह तो पूरी दुनिया जो है एक पेंडेमिक यानी कि महामारी, वैश्विक महामारी का सामना कर रही है, और उसी के साथ साथ इस पेंडेमिक के साथ साथ ही दुनिया अब नई तरह से देखें तो एक इंफोडेमिक का भी, यानी कि सूचनाओं से रिलेटेड जो महामारी है वो भी हमें सामने देखने को मिल रही है। और इस ट्रेंड का या इस उस इंफोडेमिक का असर कहीं न कहीं हमें भारत में भी देखने को मिलता है। जिन दो घटनाओं का जिक्र किया वो इसके एक तरह से कहें तो बहुत बड़े उदाहरण हैं। अब मैं इसमें मुझे लगता है कि इस तरह की जो फेक इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू सोसाइटी में या पब्लिक स्फीयर में लोगों में या लोगों का जनमत बनाने के लिए सामने है। एक तो वजह ये हो सकती है, या एक हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि ये सूचनाएं यूं ही कुछ लोगों की शरारत के बाद मीडिया में सामने आ जा रही हैं और लोगों तक की सूचनाएं पहुंच पा रही हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि इस तरह की जो फेक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है पूरी दुनिया में या हमारे देश में भी, उसके पीछे कोई गहरी संगठित राजनीति काम कर रही है। ये एक हाइपोथेसिस ये हो सकती है। और मेरा जो समझना है या मेरी जो समझदारी बनती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शरारत वाला एलिमेंट मुझे बहुत कम लगता है। हो सकता है कि कुछ फेक फैलाने में, उसको एक न्यूज़ को सामने लेके आने में ये शरारत वाला एलिमेंट भी हो कि कुछ यंग लोगों ने कुछ शरारत कर दी या कुछ और लोगों ने इस तरह की शरारत कर दी। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इस तरह की जो झूठी खबरें दुनिया में फैलाई गई और हमारे देश में भी फैलाई गई, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही संगठित तरीके से इस तरह की खबरें यहाँ पर फैलाई गई। चाहे वो चीन के खिलाफ, या पहले चीन से जिस तरह से कहा गया कि चीन ने जानबूझकर इस वायरस को बनाया है और पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या बाकी को तबाह करने के लिए उसने वायरस छोड़ दिया है। इसका स्रोत हम देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार चाइना को इस तरह से ब्लेम किया और चाइनीज वायरस भी एक तरह से कहा। तो भारत तो एक तरह से आधे तो अमेरिकी गुलाम जो मानसिकता यहाँ पर बनाई जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक बात तो वो है। और हाल के दौर में हम देखते हैं कि इंडिया का जो रुझान या इंडिया के जो पॉलिटिकली भी जिस तरह का अलायंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश है। तो उस वजह से हम देखते हैं कि उस पूरे प्रोपेगेंडा में हमारे यहाँ भी उस तरह की इंफॉर्मेशन फैलने लगती है, और उसको यहाँ जो लोग इंफॉर्मेशन फैलाने में, मैं फिर से कहूंगा
कि मीडिया जिन लोगों के कंट्रोल में है उनके भी इंटरेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात से फुलफिल हो रहे थे। दूसरा जिस बात का आपने जिक्र किया और जो बहुत ही भयानक तरीके से जिसने हमारे समाज को प्रभावित किया, वो था दिल्ली का मामला, जो तबलीगी जमात के जो लोग लॉकडाउन से, जो नेशनल सडन लॉकडाउन था, मैं बार बार सडन लॉकडाउन कह रहा हूँ, बिना सोचा विचारा हुआ जो लॉकडाउन था, उससे ठीक पहले आप देखेंगे कि तबलीगी जमात के लोग अपने एक मॉस्क में, मस्जिद में वहां पर इकट्ठा होते हैं, जो उनका अपना एक रेगुलर एक चलने वाला सालाना या जो इस तरह का कार्यक्रम होता है, वो उसमें वहां पर आते हैं। और इत्तेफाक से उसमें से लोग कोविड-19 के पॉजिटिव उसमें से मिलते हैं। तो एक ये जो बातें हैं कि पॉजिटिव मिलते हैं, तो अब उसमें जो नैरेटिव सामने आता है, जो क्रिएट किया जाता है, वो ये किया जाता है कि, और जो बाद में हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स में और जो हमारा नेशनल मीडिया है, या नेशनल मीडिया जो सरकार और दूसरा जो कॉर्पोरेट हाउस है जिस मीडिया को चला रहे हैं, जो बड़ा मीडिया है, सबका सब में मीडिया बोल रहा हूं, उसमें कोई लेफ्ट राइट क्या मीडिया है, लोग बहुत भक्त बन जाते हैं किसी मीडिया हाउस के, उस पर हम फिर मौका मिले तो अभी आज भी बात कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से वो जो घटना थी एक तरह से तबलीगी जमात की, वहां आए हुए लोगों को ये कहा गया कि जैसे चाइना ने वायरस बना के भेज दिया सारी दुनिया में, उस तरह से कहा गया कि ये कोरोना जिहाद ये लोग फैला रहे हैं, या कोरोना टेररिज्म कई लोगों ने उसको नाम दिया। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी ये बात आई, और उस तरह से टेलीविजन चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह ये बात आई। और पूरा रीजनल मीडिया भी जो था हमारे देश का, वो जमातियों को इस तरह से ट्रीट करने लगा, यानी कि उस जमात में जो लोग गए थे, यानी कि वो सीधे सीधे आतंकवादी हैं, वो बिल्कुल कट्टरपंथी हैं, और पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए वो लोग निकल पड़े हैं। और इस तरह का पूरा एक प्रचार किया गया। और जो पहले से मौजूद हमारे समाज में जो धार्मिक नफरत फैलाने वाली जो ताकतें थी, कहीं ना कहीं संगठित होके उन्होंने इस बात को और ज्यादा फैलाया। और इसमें जो एजेंसीज थी, स्टेट की एजेंसीज जो थी, कहीं ना कहीं पे जैसे पुलिस का रोल है, या उस मौलाना के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आज तक कभी आपने ये सब चीजें नहीं की। अचानक इस तरह से जैसे मीडिया कह रहा है, तो सरकार भी दिखा रही है कि हाँ ये लोग गलत हैं, और उनके खिलाफ एफआईआर कर देंगे, उसकी तलाश की जा रही है वगैरह। जो मौलाना साहब की बात वहां पे जो थे, तो इस तरह से पूरा एक तरह से इसमें क्रिएट किया गया। और ये कहीं ना कहीं हमारा समाज इस तरह से बढ़ता हुआ हमें और ज्यादा नजर आया धार्मिक आधार पर। और इस जड़ें अगर आप देखेंगे, तो मैं पहले जैसे आपसे कह चुका हूँ कि लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले सीएए के खिलाफ जिस तरह का एक पूरा बड़ा नेशन वाइड जो मूवमेंट चल रहा था, कहीं ना कहीं और में भी ये धार्मिक नफरत बहुत गहरी जड़ जमा चुकी थी। और दिल्ली में ठीक पहले, ये जो कोरोना के आने से पहले जिस तरह के दंगे भड़के थे, और उन दंगों में कोरोना के टाइम में भी जब नेशनल लॉकडाउन चल रहा है, सब चल रहा है, किस तरह से उसमें जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक तरह से जिम्मेदार बताया जा रहा है, या उनको जेलों में डाला जा रहा है। और कई जो एक्टिविस्ट सालों के जिनके क्रेडेंशियल्स हैं पढ़ने लिखने को लेके, काम करने को लेके, उन लोगों को बोल रहे हैं कि इन्होंने दंगा भड़काया। और जो बिल्कुल एक खुला सीक्रेट, जिसको हम बोलते हैं ओपन सीक्रेट, जिसमें कि दंगा किन लोगों ने भड़काया था और किन लोगों ने धार्मिक नफरत फैलाने वाले जो भाषण हैं वो दिए थे, ये बिल्कुल साफ सी बात है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो क्यों नहीं उन लोगों पर हाथ डाल रही है? अगर ये आप और हम समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही आराम से इसको समझा जा सकता है कि क्योंकि वो लोग जिस नफरत को फैलाने का हिस्सा था, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है। तो इस वजह से हमने देखा कि पूरे देश में, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ, जो उसकी जड़ें में पहले ही सीएए और दंगों से भी जोड़ के देख रहा हूं, उनके खिलाफ जो नफरत का माहौल था, वो पूरा मीडिया में फैलने लगा। और जो हमारा पूरा पब्लिक स्फीयर है, उसमें आम तो लोग, जो आप और हम तो मीडिया का विश्लेषण कर सकते हैं, पत्रकार हैं या मीडिया को पढ़ते हैं, या मीडिया लिटरेसी भी कुछ लोगों में है, जो समझदार थोड़ा दूसरी तरह से मीडिया को देखते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो मीडिया को इस तरह से नहीं देखते हैं, जिनके लिए पढ़ा हुआ शब्द जो है वो बहुत महत्व रखता है, टेलीविजन में देखी हुई बात, सुनी हुई बात जिनके लिए बहुत महत्व रखती है, उनके सामने एक तरह से पब्लिक ओपिनियन बहुत ही संगठित तरीके से बनाने की कोशिश की गई कि इस पूरी महामारी को फैलाने में, जानबूझ के डेलिबरेटली फैलाने में मुसलमानों का हाथ है, और नफरत फैलाई गई। और इस वजह से आप देखेंगे कि कई जो लोग हैं उसमें
मुसलमानों को, सब्जी बेचने वाले, छोटे-छोटे बिज़नेस करने वाले, उनको टारगेट किया गया, उनको मारपीट की गई उनके साथ में और बिल्कुल नफ़रत का माहौल जो है बहुत ज़्यादा स्तर पर एक तरह से बढ़ता चला गया। जी, तो एक बहुत ही जी, खतरनाक ट्रेंड जो है हमारे वहाँ पे देखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है धार्मिक आधार पर नफ़रत फैलाने की, उसी का एक तरह से ये रिफ्लेक्शन था। जी, जी, अभिनव? हाँ, जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, चूंकि ये आप ही के इस जवाब से निकल कर आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि पिछले कुछ एक वर्षों में, और खासकर से अगर हम भारत के संदर्भ में मैं ये सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा चर्चा को स्पेसिफिक और लोकलाइज करने के लिए, कि कि भारत के संदर्भ में पिछले कुछ एक वर्षों से, खासकर से 2014 से, जब हमने देखा है कि एक खास विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में आई है, तब से हमने देखा है हम एक शिफ्ट देख रहे हैं। और अगर मैं इसको गलत ट्रेस कर रहा हूं तो आप बताइएगा और किस रूप में आप इसको देखते हैं। हम पहले कॉरपोरेट एक मेटाफर हमारे पास होता था जिसको आधार बनाकर हम मीडिया की आलोचना करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो एक नेशनलिस्टिक मीडिया हमें दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इस कॉरपोरेट से जो नेशनलिस्टिक मीडिया का शिफ्ट है, ये अपने आप में, इस शिफ्ट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? ठीक है, एक सवाल ये है, और दूसरा अभिनव, सवाल ये। हाँ, पहले एक ही से आगे बढ़े तो फिर दूसरा फिर सुन लेंगे उसके हाँ, साथ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप दवा दें। हाँ, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलहदा नहीं हैं। जी, 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 ये देखते हैं कि जो अलायंस है हमारे देश में, जो कॉरपोरेट मीडिया अगर हम कहें, पहले मैं इसकी थोड़ी सी पड़ताल में करने की कोशिश करता हूँ। तो कॉरपोरेट मीडिया ये देखेंगे कि हमारे देश में जो मीडिया का या खास तौर पर पत्रकारिता का जो विकास हुआ है, वो ज़्यादातर निजी हाथों में ही वो विकास यहाँ पर हुआ है। और प्रिंट मीडिया को अगर आप देखें, तो प्रिंट मीडिया भी आज़ादी के आते-आते जो की सही मायने में शुरुआत होती है, उससे पहले इस तरह का प्रोफेशनल तौर पर जर्नलिज्म हमारे यहाँ पर स्टार्ट नहीं होता है। तौर पर उसको नेशनल मूवमेंट में जो हाँ, लोग एक्टिव थे, वो लोग न्यूज़पेपर्स को निकाल रहे थे, या फिर जो प्रो राज या प्रो ब्रिटिश जो लोग थे, वो लोग न्यूज़पेपर्स को निकाल रहे थे। उस दौर में खास तौर पर प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा प्रभावी भी था, और रेडियो तो रेडियो आ चुका था, लेकिन रेडियो भी जो लोग आंदोलन में जो लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हालाँकि कुछ रेडियोज़ में भी एक्सपेरिमेंट किए, कुछ मेकशिफ्ट रेडियो स्टेशंस लोगों ने बनाए और उसमें आज़ादी की बातें लोगों ने फैलाई। और प्रिंट मीडिया को भी जैसे गांधी ने, अंबेडकर ने, या बहुत सारे जो दौरान मूवमेंट में एक्टिव थे नेशनल मूवमेंट में, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से जो आधुनिक पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, जो कायदे कानून हैं, जो नियम है, उसके आधार पर अगर पत्रकारिता का चलना अगर हम बोलें, तो ये आजादी के बाद ही हमें एक तरह से देखने को मिलता है ज्यादातर। और उसमें जब हम देखते हैं कि वो पत्रकारिता भी जो बिजनेस घराने थे उस दौरान, उन्होंने ही उस पत्रकारिता को, प्रिंट मीडिया को ओन करते थे, और उनकी ओनरशिप में ही चला। जैसे डालमिया का जी, जी, और इस तरह के, है ना, बिरला जो डालमिया, जी, शुरुआत जैन, जी, जी, है ना, जी, बिरला जी, का, इनका जो जी, मीडिया था वो लगातार रहा। तो बिजनेस इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उनके थे, और वो क्योंकि मीडिया की ताकत भी उनके पास थी, और तो वो पूरा उसको इस्तेमाल करते रहे उस दौरान, और सत्ता के साथ उनके बड़े करीबी संबंध हमेशा बने रहे। और ये ट्रेंड लगातार लगातार चलता रहा। और खैर बहुत विस्तार से बात करने की बात, अभी टाइम भी हमारे पास नहीं है, ये चलता रहा। लेकिन एक बड़ा जो शिफ्ट आता है पूरे देश में, तो मीडिया को लेके, और वो अभी ब्रीफली अगर बात करें, तो मैं 2-3 ट्रेंड्स को, जो माइलस्टोन है इंडियन मीडिया के डेवलपमेंट में, उसकी मैं बात करता हूँ। 59 में तो टेलीविजन आ गया था, लेकिन वो सरकारी संचालन में सब कुछ चल रहा था। रेडियो उससे पहले ही हमारे देश में चल रहा था, वो भी सरकारी नियंत्रण में ही एक तरह से चल रहा है। 75 में जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने, तो इमरजेंसी के दौरान जी, सारी न्यूज, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह बंद कर ली। और जो मैंने कहा कि जब संकट की घड़ी आती है, तो किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन को सामने ना आने देने की किस तरह से कोशिश होती है, जैसे कि आज भी हम उस तरह के कुछ हालात देख रहे हैं। तो उस दौर में 2 साल जब तक इमरजेंसी रही, तो खबरें नहीं आ पाई। तो जो मीडिया स्कॉलर है, जिन्होंने इंडियन मीडिया पे स्टडी किया, आप भी जानते हैं, रॉबिन जेफरी जी, बोलते हैं कि जैसे ही वो इमरजेंसी हटी, तो पूरे देश में एक तरह से आप देखेंगे कि जो इंडियाज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, भारत की समाचार पत्र क्रांति, तो लोगों में एक तो खबर नहीं मिल पा रही थी, तो इमरजेंसी हटते ही लोग खबर के जो भूखे थे वो, और दूसरा वो इसको कैपिटलिज्म से भी जोड़ के देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ भी जोड़ के देखते हैं। तो लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना लगातार स्टार्ट किया, और
पूंजीवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस दौर में, इसके एक्सपेंशन में प्रिंट मीडिया के। अब बाद में जो नेक्स्ट स्टेप, अगर हम जल्दी में अगर आऊं, तो नेक्स्ट जो स्टेप, सबसे बड़ा जो जंप आता है हिंदुस्तानी मीडिया में, वो आप देखें कि 91 में जब नई आर्थिक नीतियां लागू की जाती हैं, और नई आर्थिक नीतियों को लागू करने के बाद जिस तरह से टेलीविजन का एक तरह से विस्फोट होता है, प्राइवेट चैनल्स का, और प्रिंट मीडिया में भी धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का, वो धीरे धीरे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो सब बढ़ता है, तो पूरा हिंदुस्तानी सिनेरियो, मीडिया का सिनेरियो एक तरह से पूरा बदल जाता है। और वो जो कॉरपोरेशंस हैं, जो बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे मीडिया को चला रहे होते हैं। जो पहले अगर फैमिली ओन्ड बिजनेस अगर चला रहा था मीडिया को, जैसे बिरला, डालमिया, जैन फैमिली चला रही थी, तो बाद में जो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग लिस्टेड कंपनीज हैं, और 90s के बाद जो कॉर्पोरेट मीडिया, कॉर्पोरेशन है, वो पूरी मीडिया पर लागू के चले गए, और उन्होंने पूरे हमारे मीडिया को और हमारे देश का जो पूरा विमर्श है उसको प्रभावित करने में एक तरह से बड़ी अपनी भूमिका अदा की। और नई आर्थिक नीतियां या ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस थी, उसके पक्ष में ये मीडिया खुल के सामने आया, उसके पक्ष में इस मीडिया ने खुल के माहौल बनाया। तब के आप याद कीजिए कि जो कुछ ऑल टाइम जर्नलिस्ट होते थे, छोटे प्रोग्राम्स करते थे, आज के वो मीडिया बैरर्स बन चुके हैं, और आज वो पूरे देश का जो पब्लिक, जो लोक विमर्श है, उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो कई ऐसे मालिक हैं जो आज बिजनेस मीडिया कॉर्पोरेशंस के मालिक हैं, तो ये कॉर्पोरेशंस को चला रहे हैं। और उसमें से आप ये देखिए कि समाज में, क्योंकि जो ट्रेंड है हमारे पूरे राजनीति में या समाज में आज, वो एक तरह से जो नई आर्थिक नीतियां हैं या ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं या न्यू लिबरल पॉलिसीज हैं, उनका और हमारे देश में जो एक तरह से कम्युनल फंडामेंटलिज्म है, उन दोनों के बीच हमें एक अलायंस देखने को मिलता है। आप बिल्कुल इस बात को समझ सकते हैं कि जो लोग बहुत ही भारतीयता की बात करते हैं, जो लोग बहुत ही एक तरह से आप बोलेंगे कि धर्म की, नीति की, इन सब चीजों की बात करते हैं, क्या वजह है कि बहुत ही पिछड़ा हुआ धर्म, जिस तरह के धर्म की बात की जाती है, नफरत की बात की जाती है, वो बहुत पिछड़ा हुआ विचार है, बहुत पुराने दिनों का विचार है। कैसे उसका अलायंस, जो नियो लिबरल पॉलिसीज हैं या नौ उदारवादी जो नीतियां हैं, जो ओपन मार्केट की जो नीतियां हैं, खुले मार्केट की नीतियां हैं, कैसे एक पिछड़े विचारधारा वाले लोग नई आर्थिक नीतियों को अपनाते हैं और बड़े खुल के अपनाते हैं। तो इसका साफ सा मतलब है कि जो अलायंस देखने को मिलता है दोनों के बीच में, और यही वजह है कि हमारे देश का जो मीडिया है, जो कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया ही है, ज्यादातर जो मीडिया है, कुछ एक्सेप्शंस उसमें भी हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपको एक तरह से ये जो धार्मिक पाखंड से भरे हुए या सांप्रदायिकता से भरे हुए जो चीजें हैं, वो उसमें देखने को मिलती है। उसी अलायंस को कहीं ना कहीं हमारा मीडिया भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस तो खुले रूप में आप देखते हैं कि जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए लगातार सरकार के पक्ष में अपनी बातचीत को करते रहते हैं। तो उन लोगों ने भी इसको, ये नेशनलिस्ट जो पूरा डिस्कोर्स है, या भारतीय मीडिया को एक नेशनलिस्ट मीडिया बनाने में खास तौर का कोट एंड कोट वो जो नेशनलिस्ट मीडिया, उसको बनाने में अपना रोल प्ले किया। अभिनव जी मेरा सवाल, आप लगातार मीडिया के आपने एक पूरी ब्रॉडर हिस्ट्री हमें, हमारे सुनने देखने वालों को समझाने की कोशिश की। मेरा सवाल यह है कि इसी इतिहास से हमें ये भी पता लगता है, बेशक जो भारतीय भाषाओं के अखबार थे, क्योंकि एक दौर में ये माना गया था कि जिस तरह से भारतीय भाषाओं के अखबार का विस्तार हुआ, आप रॉबिन जेफरी की बात कर रहे थे, कि जैसे जैसे भारतीय भाषाओं का विस्तार हुआ, वैसे वैसे एक डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस बढ़ाने में उन भारतीय भाषाओं के अखबारों की भूमिका रही, बावजूद इसके कि उनका मालिकाना हक बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ था, उनका मालिकाना हक ऐसे लोगों के हाथ में था जो वैसा नहीं चाहते थे। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स ने या बहुत से विचारकों ने बताया है कि कम से कम भारतीय भाषा के अखबारों में वो मादा सत्ता के खिलाफ बोलने का रहा था। हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं इस स्थिति को हम सब समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय भाषा के अखबार, और खासकर से अगर हिंदी के अखबारों की बात करें, तो बिल्कुल वो स्टेट के साथ या बिल्कुल सरकार के साथ एकदम अलाइंड नजर आते हैं इस पूरे संकट के दौरान। और ये बात मैं थोड़ा सा लोकेट करने के लिए अपना सवाल बढ़ा रहा हूं। कोरोना काल के दौरान सरकार की तरफ से जितनी घोषणाएं हुई, जितनी भी बातें की गई, उनकी एक सामान्य जांच परख भी मीडिया ने नहीं की, उन आंकड़ों की, उन सूचनाओं की। मेरा सवाल आपसे यह है कि इतना अनअपोलोजेटिक माहौल हम क्यों देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से? इसका कोई विशेष कारण है?
अभिनव, अगर आप देखेंगे तो जो खास तौर पर जो हमारा रीजनल मीडिया है, और रीजनल मीडिया में भी अगर हम उत्तर भारत के मीडिया की बात करें और उसमें प्रिंट मीडिया जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, किस तरह से ये अलाइन हुए एक तरह से जो नेशनलिस्ट डिस्कोर्स है, या नेशनलिस्ट डिस्कोर्स भी क्या, उस पूरे नेशनलिज्म को आपने हिंदू नेशनलिज्म में ढाल दिया। मतलब हिंदू नेशनलिज्म का मतलब ही आपने नेशनलिज्म एक तरह से बना दिया। हालांकि नेशनलिज्म के जी और भी कई और प्रोग्रेसिव मीनिंग्स हो सकते थे जो हमारे जी लोक विमर्श में उस तरह से बनने नहीं दिए गए। अब जिस मीडिया की जी आप बात कर रहे हैं कि आखिर हमारा ये जो हिंदी मीडिया है, खास तौर पर जो क्षेत्रीय मीडिया है, ये क्यों इतना बैकवर्डनेस इसमें क्यों है कि ऐसा लगता है कि मतलब कोई सत्य की, तथ्य की कोई परख नहीं, और बिना उसके कई बार चीजों को जिस तरह से पेश कर दिया जाता है। तुलनात्मक तौर पर अंग्रेजी मीडिया जो हमारा है उसके हालत थोड़ा सा बेहतर है इससे, हिंदी मीडिया से। और इसके अगर दोनों लिंक्स को देखने की कोशिश करें तो क्यों ये ज्यादा सांप्रदायिक है, और क्या इसमें भी कॉर्पोरेट ओनरशिप किस तरह से काम कर रही है, दोनों चीजें अगर देखें तो आप जानते हैं कि जो सेवंती नैनन है मीडिया क्रिटिक हमारे यहाँ की, हेडलाइंस एक फ्रॉम बहुत द ही हार्टलैंड, महत्वपूर्ण किताब जो उन्होंने लिखी है, हेडलाइंस फ्रॉम हार्टलैंड, हेडलाइंस फ्रॉम द हार्ट, जी रीइन्वेंटिंग जी हिंदी पब्लिक स्फीयर। जी वो बोलती हैं जी कि ये जो नई उदारवादी नीतियों के सामने आने के बाद जिस तरह से मीडिया का विकास हुआ है, क्योंकि उसमें पूंजी का निवेश बढ़ा है, विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ा है, और हमारे देश के भी जो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशन थे उन्होंने भी ज्यादा पैसा लगाया और एक्सपेंड किया है। तो आज आप ये देखते हैं कि हमारे देश में जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने क्या किया है कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, जैसे हिंदी अखबारों की अगर आप बात करेंगे जिसमें अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, या हिंदुस्तान जैसे जो अखबार हैं, वो जो पहले एक दो जगहों से निकलते थे, आज वो आप देखते हैं कि हर जिले से, अलग अलग स्टेट से वो लगातार निकलना स्टार्ट जी हुए हैं। सेवंती नैनन ये जी बोलती हैं कि इससे जो लोक विमर्श हमारा जो बढ़ रहा है एक तरह से, और लोगों में एक तरह से ज्यादा जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन मेरा इससे हमेशा से मैं इसको एक्सेप्ट उस तरह से नहीं कर पाता हूँ। ये जो एक्सपेंशन हुआ है हिंदी मीडिया का, कहीं न कहीं आप देखेंगे कि इसने एक तरह से कंसंट्रेशन भी बढ़ाया है। यानी कि मीडिया, ये जो क्षेत्रीय जो अखबार हैं, इन्होंने क्या किया कि ये जो अखबार हैं बड़े पूंजी वाले, इन्होंने जो क्षेत्रीय छोटा-मोटा जो मीडिया था, एक तो उसको बिल्कुल जड़ से मिटाने का काम किया है, नंबर एक बात। और जो अलग-अलग मीडिया, देश भर में अगर अलग-अलग मीडिया हो तो ये होता है कि अलग-अलग तरह की आवाजें, जिसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, वो बची रहती है। अलग-अलग स्रोत सूचना के बचे रहते हैं। लेकिन जब बड़ी कंपनियां एक तरह से कंट्रोल कर लेती हैं पूरे देश के मीडिया को, तो लगभग एक जैसे विचार सामने आने लगते हैं, और सत्ताओं के लिए भी आसान हो जाता है कि वो इस तरह के एक मीडिया मालिक को पकड़ लें जिसके पूरे कई स्टेट्स में जिसका मीडिया जाता है, तो ज्यादा आसान हो जाता है कि वो अपने विचारों को फैला ले। तो इस तरह जी से हम देखते हैं कि ये जो नई आर्थिक नीतियों का सीधा असर हमारे एक तरह से एक्सपेंशन में हुआ, ये नई उदारवादी नीतियां इसमें देखने को मिली, और ये खड़ा हुआ, इसने अपना आधार बनाया। उसको देखें तो वो आधार इसका बना कि जो पिछले विचार थे हमारे समाज में, जो मैं आपको बोल रहा था कि अलायंस न्यूलिबरल पॉलिसीज का और बैकवर्ड हिंदुइज्म का जो अलायंस है, वो इसमें देखने को एक तरह से मिलता है। तो उस वजह से जी इसने लगातार सांप्रदायिकता जैसे हमारे देश में फैलाने की कोशिश की। अगर जो राम मंदिर और मस्जिद का जो विवाद था, उस दौर में जो बड़ा एक तरह से सांप्रदायिक आंदोलन चला था, उस दौर को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो खास तौर पर उसमें हिंदी मीडिया ने जो रोल प्ले किया, प्रिंट मीडिया ने, उस पर तो दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज में कई स्टडीज हो चुकी हैं, आप लोग जानते हैं। तो उसमें साफ जी सा मतलब था कि एक तरह से ये दोनों का अलायंस धीरे धीरे हमें देखने को मिला, और जो हमारे लोक विमर्श को जिसने आज यहाँ पहुंचा दिया है कि जिस मीडिया से हम अपेक्षा करते थे कि हमारे समाज में तार्किक बहसें चलें, समाज में अगर कहीं पर गड़बड़ हो रहा है, हमारी सत्ता अगर कोई, हमारे नेता अगर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो मीडिया उस पर एक वॉचडॉग की तरह से सवाल उठाए, और ताकि वो जो लोग सत्ता में बैठे हुए वो सावधान होकर सही काम करने पर विवश हों। जी क्योंकि मीडिया का जो रोल एक लोकतंत्र में, एक लिबरल डेमोक्रेसी में इसी तरह से देखा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कोई माहौल हमारा मीडिया ऐसा रोल कोई प्ले नहीं कर पा रहा है। हाँ अभिनव। जी जी कुछ एक सवाल हमारे देखने सुनने वालों ने पूछे हैं, और उनमें से मैं चाहूंगा आप एक एक करके उनका जवाब अगर देने की स्थिति में हो तो दें। एक ये सवाल पूछा जा रहा है पूरन बिष्ट की ओर से, और इन्होंने नेहरू को कोट करते हुए सवाल पूछा है। इन्होंने पूछा है कि नेहरू का एक इन्होंने कथन उद्धृत किया है, और वो ये कि नेहरू ने एक बार कहा था कि आई वुड लव टू हैव अ फ्री प्रेस इवन इफ इट इररिस्पॉन्सिबल। तो मेरे ख्याल से इनका सवाल इस दिशा में है कि जो भारत में प्रेस की आजादी
पर जिस तरह से ग्रहण लगा हुआ है या प्रेस की आजादी जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज अवस्था में है, उस तो पर अगर ये मोटे। बात, हाँ मैं समझ गया। तो हाँ। पूर्ण विश्व जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर मेरी राय पूछे, मेरी राय अगर आप जानना चाहें, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अगर पत्रकारिता पे या सूचना पे दमन से ज्यादा बेहतर मैं ये ज्यादा चाहूंगा कि भले ही उसमें अराजकता हो, वो ज्यादा थोड़ा सा इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाए, लेकिन वो उस सूचना की आजादी बची रहनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। और इसके जी रूट्स जी। को अगर हम देखने की कोशिश करें, तो जो पूरे मीडिया की आजादी का या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो पूरा आइडिया ही जो हमारे सामने आया है, दुनिया के सामने आया है, ये एक तरह से आधुनिक आइडिया है और पत्रकारिता एक तरह से आधुनिक डिसिप्लिन है। और कई कूपमंडूक लोग में कई बार सीधे सीधे पत्रकारिता को किसी बाबा आदम के जमाने, भारत पहला पत्रकार था, कोई बोलता है कि वेस्ट में भी चले जाए, वहां भी ऐसे कूटमंडूक हैं जो बोलते हैं कि प्राचीन ग्रीक में वहां पर पत्रकारिता का उदय हो चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकारिता एक सीधे सीधे मॉडर्न डिसिप्लिन है। आधुनिकता के विकास के साथ साथ, या मैं कहूं कि आधुनिक लोकतंत्रों के विकास के साथ साथ पत्रकारिता का विकास हुआ, और उस लोकतंत्र में भी पत्रकारिता की अहमियत इसलिए ज्यादा बनी कि कई बार उसको एक तरह से फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी हम बोलते हैं, जिसमें कि 3 जो पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अगर उनमें कुछ खामी है तो चौथा जो पिलर हमारा मीडिया है या जर्नलिज्म है, वो उनको कहीं न कहीं चेक करता रहे, उन पर नजर रखता रहे। जुडिशरी कुछ गलत तो नहीं कर रही, लेजिस्लेचर में जो लोग हैं गलत तो नहीं कर रहे हैं, या जुडिशरी भी कुछ गलत तो नहीं कर रही है। तो पत्रकारिता का काम था कि लगातार, या है, उदारवादी लोकतंत्र में मैं बात कर रहा हूँ, लिबरल डेमोक्रेसी में, या जो पूंजीवादी लोकतंत्र में, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर लोगों के पास हो। और ये पूरे ग्लोबली ये चीजें रही, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं जो बाजार की स्वतंत्रता है, अगर ऐतिहासिक इसके रूट्स को हम देखने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो लगातार कहीं ना कहीं सत्ता में जो लोग हैं उनको क्वेश्चन कर सकती है। लेकिन आज ये हो रहा है कि अभिव्यक्ति की उस स्वतंत्रता को भी कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश हो रही है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक तरह से अगर आप देखें, तो वो स्वतंत्रता कुछ बिजनेस घरानों की या जो कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेज हैं उनकी स्वतंत्रता बन चुकी है, उनकी मालिकों की स्वतंत्रता बन चुकी है, जो कहीं ना कहीं उनका सीधा सा अलायंस सत्ताओं के साथ रहा है। तो इस तरह से ये बड़ा एक जटिल मामला बन जाता है कि जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप सीधे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आज हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं ना कहीं पे वो मालिकों की स्वतंत्रता बन जाती है, जिसमें जो आम जो पत्रकार भी हैं उनका कोई से नहीं बचता है। कई बार जो खास तौर पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में भी जो लोअर लेवल पे या मिडिल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनका कोई से नहीं बचता है। जो ऊपरी स्तरों पर मीडिया में भी जो काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट मीडिया में, जिनको लाखों का सैलरी में पैकेज मिलता है, वो एडिटर्स मेनली जिसमें से हैं, वो मोस्टली उसमें जो लोग हैं कॉर्पोरेट मीडिया में, वो मालिकों के या मैनेजमेंट के एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं होते। मैं पत्रकार भी उनको नहीं मानता हूँ। और निचले लेवल पे पत्रकारों का जो ईमानदारी से काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी संकट है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो लोग भी आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि उनके ऊपर मैनेजमेंट का या इस तरह के जो संपादक जो बने हुए हैं ऊपर से, जो मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, उनका दबाव रहता है। तो इस तरह से हमारे देश में बड़ी एक अजीब सी हालात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, कि वो कितना अभी हमारे समाज में हमें मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है, ये एक सवाल है देखने का। जी हाँ जी। एक सवाल और है, हालांकि मुझे लगता है कि उसका जवाब आपकी बातचीत में आ ही गया है, लेकिन चूंकि पूछा गया है, तो वो सवाल ये है कि सच बोलने लिखने वाले पत्रकारों पर इस समय कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और इस तरह के सप्रेशन का क्या जवाब है अभी हमारे पास, और इसके विरोध में क्या किया जा रहा है? सप्रेशन की कार्रवाई तो लगातार की जा रही है। तो इसके कई केसेस हमारे देश में लगभग जब से ये पेंडेमिक एक तरह से लॉकडाउन, जब जो सडन लॉकडाउन जो किया गया, उसके बाद से ही देखें तो मेरे ख्याल से दर्जनों पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और कई को जेल में भी डाल दिया गया है। और खास तौर पर जो रिपोर्टिंग, थोड़ा सच बोलने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, उन पर ये कार्रवाई हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको एक तरह से कमजोर करती हैं, और इनका मेरे ख्याल से हमारा जो लोक विमर्श है, भले ये छोटा प्लेटफॉर्म है, अभी हम बात कर रहे हैं, इस तरह की बातचीत लगातार लोगों के बीच में जानी चाहिए कि भाई जो लोग सही सवाल उठा रहे हैं, सही बात को उठा रहे हैं, उन पर इस तरह का दमन बंद होना चाहिए।
बड़ी हैरान करने वाली बात है, और जो बात हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से आ नहीं पाई है कि आप ये देखिए कि तबलीगी जमात को जिस तरह से ब्लेम किया गया, जिस तरह से इस्लामोफोबिया क्रिएट किया गया कि उन्होंने जानबूझकर कोरोना पूरे देश में फैला दिया है, इस तरह का जो पूरा माहौल बनाया गया, ठीक उसी के पैरेलल जिस दिन लॉकडाउन 25 मार्च को जब स्टार्ट होता है, तो जो लोग ऐसा माहौल बना रहे थे, उन्हीं का एक बहुत ही पूजनीय पुरुष, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके एक मंदिर में जाके धार्मिक कार्यक्रम करता है और उसमें कई लोग इकट्ठा होते हैं। तो उस न्यूज को क्यों नहीं मीडिया ने प्रॉपर तौर पर रिपोर्ट किया? तो इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो एक तरह से जो मीडिया है, उस मीडिया में भी कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, और क्योंकि कॉर्पोरेट का अलायंस है, उसके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो लोग इन बातों को सही तरह से नहीं उठा रहे हैं। और जो लोग उठा भी रहे हैं, एक्सेप्शंस हैं इसमें भी, जिनको हम बड़ा हीरो के तौर पर कई बार कई पत्रकारों को देखते हैं, वहां उठा भी रहे हैं। तो आप देखिए कि एक तरह की उनके प्रेजेंटेशन में एक तरह की ड्रामाटर्जी जिसको बोला जाता है, एक तरह की नाटकीयता उनके प्रेजेंटेशन में, कहां पर आवाज को बढ़ाना है, कहां पर हंसना है, कहां पर सीरियस हो जाना है, और न्यूज को या एनालिसिस को सही तरीके से पेश करने के बजाय एक पैकेज्ड तरीके से वो न्यूज हमारे सामने आ रही है, जिसके आगे पीछे विज्ञापन चलते रहते हैं, वो पूरा इस तरह के प्रोडक्ट्स के, दूसरे कॉर्पोरेट्स के, और बीच में म्यूजिक के साथ पूरा ड्रामाई अंदाज में न्यूज को प्रेजेंट किया जाता है। और एक दो बुलेटिन, क्योंकि एक अपनी क्रेडिबिलिटी भी उनको बचानी है इस तरह के मीडिया हाउसेस को, और एक जो बड़ा जो सेगमेंट है सोसाइटी में जो अलाइंड नहीं है, इस तरह की खबरों को नहीं सुनना चाहता है, जो सांप्रदायिक हैं, तो ऐसे लिबरल वॉइसेस के लिए भी इस तरह के मार्केट, उसका भी एक मार्केट है। तो इस तरह के लोग उसके भी चैंपियन बन रहे हैं। लेकिन अगर ब्रॉडली देखें तो वो इस तरह के जो मीडिया हाउसेस कहीं ना कहीं हैं, उनके अगर सारी न्यूज को 24 आवर्स अगर उनका टेलीविजन चैनल चल रहा है, मगर स्पेसिफिकली टेलीविजन चैनल की अगर बात करें तो 24 आवर्स अगर टेलीविजन चैनल चल रहा है, तो उन 24 आवर्स में 1-2 घंटे के प्रोग्राम जो बहुत ही रेडिकल जैसे महसूस होते हैं हमारे लोगों को, उनमें क्या वो लोग चला रहे हैं, जरा उनको गौर से देखने की कोशिश कीजिए। उनके राष्ट्रवाद पर उनके पत्रकारों का क्या नजरिया है, इसको टटोलने की कोशिश कीजिए। राजनीति को वो लोग जब कवर कर रहे हैं तो किस तरह से कवर कर रहे हैं, इसको देखने की कोशिश कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि वो जो कॉर्पोरेट कंपल्शंस हैं, या जो सत्ता के साथ जुड़े हुए जो कंपल्शंस होते हैं मैनेजमेंट्स के, वो लोग भी इस तरह से कहीं आपको फ्री नजर नहीं आएंगे। तो आज का जो विमर्श हमारा होना चाहिए लोकतंत्र में, जिसको अनबायस्ड विमर्श हम बोलते हैं, या रैशनल क्रिटिकल डिस्कोर्स जो चलना चाहिए, उसके सामने एक खतरा पैदा कर दिया है। और लॉकडाउन के वक्त क्योंकि लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन लोगों का बहुत कम हो चुका है, इस दौर में इसकी व्यूअरशिप टेलीविजन चैनल्स की ज्यादा बढ़ी है, ऑनलाइन मीडिया का भी रीच ज्यादा बढ़ा है, हालांकि न्यूज़पेपर्स का लोगों ने थोड़ा कम किया है यहाँ पर। लेकिन उससे क्या है कि पूरा मीडिएटेड इंफॉर्मेशन, मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों तक जो है, पक्ष और विपक्ष पूरा यही मीडिया खुद ही बन जाना चाह रहा है, और एक अंतहीन में लोगों को उलझा रहा है। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं देश में, जो पत्रकारिता, देश में जो लोगों का ये हाल है, गरीब आदमी का हाल है, मजदूरों का हाल है, भुखमरी के कगार पर लोग पहुंच गए हैं, रोजगार लोगों से चिंता चला जा रहा है, इसको सिर्फ बताना अभी खबर नहीं है, इसको बताना पत्रकारिता की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम तो ये दिखा दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। असली जिम्मेदारी ये है कि ये जो हालात हैं ये क्यों हैं, इसके राजनीतिक कारण क्या है, इसके आर्थिक कारण क्या है। जब तक इनकी पड़ताल नहीं होगी तब तक विमर्श सही रास्ते में नहीं बढ़ेगा। और जब इस विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर आपको जो नियो लिबरल पॉलिसीज हैं इकोनॉमी की, जो लिबरल स्टेट का जो काम करने का तरीका है, या जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और नियो लिबरलिज्म के बीच अलायंस है, कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और मैं ये बताऊं आपको, किसी भी कॉर्पोरेट मीडिया हाउस, वो लेफ्ट और राइट में हमने डिवाइड कर रखा हमारे देश के कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस को, जिसमें अगर मैं नाम लेके बताऊं तो राइट में जैसे रिपब्लिक टीवी हो गया, या जी न्यूज का आप जिक्र कर सकते हैं, लेफ्ट में एनडीटीवी आ जाता है। लेकिन ये जो पूरा कॉर्पोरेट मैट्रिक्स है, उसके बियॉन्ड ये कोई चैनल्स नहीं है। और ठीक यही बात प्रिंट के मामले में भी की जा सकती है, और ऑनलाइन मीडिया के बारे में भी बात की जा सकती है। तो सबसे बड़ी जो जरूरत है आज कि ये जो इनके कंपल्शन से, इनसे बाहर हम सूचनाओं को कैसे निकालें और क्रिटिकल रैशनल डिस्कोर्स को कैसे आगे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जी, पूरन बिष्ट के सवाल का एक हिस्सा मैं आपसे पूछ पाया और दूसरा हिस्सा मैं पूछ नहीं पाया, और उसको जोड़ने के बाद सवाल थोड़ा उनका दिलचस्प है। उन्होंने नेहरू को कोट किया ये कहते हुए कि जिसका जवाब आपने दिया
कि फ्री प्रेस का महत्व बताते हुए नेहरू ने जो कथन किया था, और उसके बाद वो एरिक फ्रॉम की एक किताब का एक जिक्र कर रहे हैं, जिस एस्केप फ्रॉम फ्रीडम का, जिसमें वो कहते हैं कि स्वतंत्रता बोझ बन जाती है। तो उनका सवाल मूलतः यह है कि क्या मीडिया की स्वतंत्रता बोझ बन गई है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मीडिया की स्वतंत्रता बोझ बन गई है, लेकिन अगर इसको एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करें तो जिस एरिक फ्रॉम का पूरन बिष्ट जिक्र कर रहे हैं, वो जिस फ्रैंकफर्ट स्कूल से आते हैं, उस स्कूल के स्कॉलर्स का बहुत बड़ा रोल मीडिया के आधुनिक समाज में क्या भूमिका है उसको डिफाइन करने में रहा है। अगर शुरुआती लोग कहें तो जिस कल्चर इंडस्ट्री की बात की थी, ऑडोर्नो और ये दोनों फ्रैंकफर्ट स्कूल के दोनों स्कॉलर्स थे, खासतौर पर जिन्होंने स्टडी किया था पूंजीवाद के विकास के साथ साथ मीडिया किस तरह से अपना आकार ले रहा है। बहुत मैं ज्यादा उस विषय में अभी जाऊंगा क्योंकि जिक्र आ गया एरिक फ्रॉम का। तो उस पूरे फ्रैंकफर्ट स्कूल में जिस तरह से मीडिया को देखा, उसमें कल्चर इंडस्ट्री की तो एक बात थी कि हमारा जो पूरा पूंजी के आधार पर जो मीडिया टिका है, वो एक खास तरह के कल्चर को गढ़ने की कोशिश करता है, कल्चर बनाता है, और वो कल्चर होता है उपभोक्तावाद का, यानी कि कंज्यूमरिज्म का, जिसमें लोगों के बीच में फॉल्स नीड क्रिएट की जाती है और उनको एक खास तरह की एजेंडा उनको दिया जाता है सोचने के लिए। फिर बताया जाता है कि पहले ये सोचने का होता है, फिर ऐसे सोचना है, उनको ये बताया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है, और कल्चर इंडस्ट्री एक तरह से मुनाफाखोरों का एक पूरा धंधा बन जाती है ये, और एक तरह से लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन जाती है। तो उसी फ्रैंकफर्ट स्कूल के और लोग भी हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र को भी आगे बढ़ाता है। वॉल्टर बेंजामिन उसी स्कूल के दूसरे स्कॉलर हैं जिन्होंने आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ, पूंजीवाद के विकास के साथ साथ सूचनाओं का भी लोकतांत्रिकरण हुआ है। जैसे अगर अभी हम देखें तो इंटरनेट इतना आ गया है, इसमें सब कुछ चल रहा है, ये आज भी कब्जे में बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के हैं, लेकिन फिर भी इससे एक हद तक लोकतांत्रिकरण किया है। तो जो दूसरा एक्सट्रीम था वो वॉल्टर बेंजामिन उसमें देख रहे थे। उसी के बीच में कहीं ना कहीं मुझे बोलते हैं उसी स्कूल के कि कहीं ना कहीं ये जो इनकी बात से रिलेट होगी, वो बोलते हैं कि मीडिया एक तरह से जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो असहमति की आवाजें जो हैं, मैं कुछ देर पहले जो आपको हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में बोल रहा था, उसकी भी खास तरह से पैकेजिंग करके, उस ऑल्टरनेटिव्स की भी पैकेजिंग करके आप ही को बेच दिया जाता है। तो एरिक फ्रॉम भी अपने इन सारे सहयोगियों के विचारों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और एक पूरे लार्जर पर्सपेक्टिव में मेरे ख्याल से वो भी इस बात को उठा रहे थे। वो इंटरेस्टिंग है कि उस पूरे स्कूल के विचारों को मीडिया और इस चीजों से और गहरी पड़ताल की जाए, और हमारे लोकतंत्र को समृद्ध किया जा सकता है, कैसे ज्यादा क्रिटिकल रैशनल डिस्कोर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो पब्लिक स्पेयर की भी अवधारणा, कहीं ना कहीं लोक विमर्श की अवधारणा भी उसी स्कूल के जो यूर्गन हेबरमास है वो सामने लेके आते हैं। तो ये जिसमें मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिटिकल रैशनल डिस्कोर्स का, लेकिन खतरा यही है कि जब मीडिया पर जाएगा कुछ लोगों का, तब ये क्रिटिकल रैशनल डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में एक तरह से नाकाम साबित होता है। अगर इस पर जनता का कब्जा हो, मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, जैसे दुनिया के बहुत सारे देशों में भी ये प्रयोग हुए हैं कि वहां पर जो पब्लिक मीडिया प्रेस या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की जो अवधारणा आई है, जिसमें मीडिया को या न तो पूरे किसी देश का राज्य कंट्रोल करे और न ही कोई कॉर्पोरेट जो बिजनेस हाउस है वो मीडिया को कंट्रोल करे, बल्कि मीडिया को जनता के पैसे से, सीधे टैक्स से, जो हम कई बार टैक्स चुकाते हैं यार साबुन खरीदने में, टूथपेस्ट खरीदने में, उसका एक हिस्सा मीडिया, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा रोल करता है जनमत बनाने में, लोकतंत्र को चलाने में, वो मीडिया हम बनाए तो सरकार और कॉर्पोरेट से स्वतंत्र मीडिया हो, ऐसा संभव है। तो इस दिशा में भी कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है। जो रास्तों की बात पूछी जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक रास्ता हो सकता है। अभिनव, क्या मैं सवाल को सही समझ के कुछ बता पाया? हाँ, छूट रहा हो तो नहीं, बिल्कुल आपने सवाल का सही जवाब दिया, और मेरे ख्याल से जो आप अंतिम बात कह रहे हैं उसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है, जो कि अगर हम जल्दी से ले सकें आखिरी सवाल के तौर पर इस चर्चा के, वो सवाल ये है, आदिल का सवाल है, और आदिल पूछ रहे हैं कि क्या समय आ गया है कि ऑल्टरनेटिव मीडिया में एक कड़ी और आगे जाते हुए कम्युनिटी या इशू स्पेसिफिक मीडिया ही बनाया जाए, क्योंकि वही इस तरह के सांप्रदायिक मीडिया का जवाब दे सकता है। जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं इस बात के लिए कि जैसे यूट्यूब चैनल को अगर किसी एक खास वर्ग या वर्ग विशेष पर केंद्रित करके, जैसे दलित मुद्दों पर केंद्रित करके चलाया जाए, तो क्या इस तरह का कोई मीडिया, इस तरह का कोई मॉडल उस सांप्रदायिक मॉडल का जवाब हो सकता है?
देखिए अभिनव, ये जो सवाल है, हमारे कई साथी कई बार इस तरह के जब जी। सवाल उठाते हैं, तो जी। वो जो बड़े मुद्दे हैं राजनीति के या आर्थिकी के, या बोलें तो राजनीतिक अर्थशास्त्र के, आज जैसे ही हमारे देश या दुनिया में इंटरनेट मीडिया का विकास हुआ है, इंटरनेट मीडिया के विकास ने जहां एक तरह से जो इंसर्जेंट मीडिया है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज खोली हैं, जिसमें एडवर्ड स्नोडन है, जिसमें जूलियन असांज हैं, इस तरह जी। के लोग जिन्होंने जो सत्ता की जो चालाकियां हैं, जो फरेब हैं, उनकी पोल खोलने का काम किया है। लेकिन फिर भी उसके पैरेलल अगर हम देखें तो उसी इंटरनेट ने मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने का भी काम किया है, और उस इंटरनेट के बड़े हिस्से पर, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे हिस्से पर भी बोल सकते हैं, वो कंट्रोल में है बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशंस के। और जो फेसबुक चलाने वाली कंपनी आप देखेंगे, जो व्हाट्सएप भी चला रही है मार्क जकरबर्ग की फेसबुक, तो वो इतना बड़ा कॉर्पोरेशन बन चुका है। गूगल जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा कॉर्पोरेशन दुनिया में बन चुका है। तो ये सब इंटरनेट पर भी जो कंपनीज हैं, या इंटरनेट भी जो है, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़ी कंपनी के एक तरह से कब्जे में है। यूट्यूब भी जिसके नियंत्रण में है, वो कोई ऐसा नहीं कि आपके नियंत्रण में है। अगर आप उसमें कुछ ऐसी खबरें डाल देंगे जो ज्यादा रैशनल होंगी, ज्यादा क्रिटिकल होंगी किसी व्यक्ति या पावरफुल इंडिविजुअल या पावरफुल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, तो पता चलेगा कि यूट्यूब से उसको हटा दिया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, जो मीडिया को कंट्रोल करेगा, चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, रेडियो हो, वो कहीं ना कहीं आपके मीडिया के कंटेंट को भी रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, और करता। तो इसका ऑल्टरनेटिव यही है कि इसी लोकतंत्र में रहते हुए, लिबरल डेमोक्रेसी में रहते हुए भी, कि जो पब्लिक सर्विस प्रेस की मैं बात कर रहा हूं, या पब्लिक सर्विस मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, उसको बनाने की दिशा में सोशल अवेयरनेस हो, और लोगों को बताया जाए कि मीडिया, मास मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया लोकतंत्र को बचाने में कितनी उसकी अहम भूमिका हो सकती है, या लोगों में स्वतंत्र निष्पक्ष विचारों के प्रचार प्रसार में कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, पाखंडों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, झूठ फरेब मक्कारी के खिलाफ, झूठी सूचनाओं के खिलाफ लड़ने में मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो ये सब लोगों को बताया जाए तो लोग जरूर इसके पक्ष में खड़े होंगे, और एक वैकल्पिक मीडिया उसको खड़ा, वैकल्पिक मतलब वैकल्पिक जब हम बोलते हैं तो ये जो कॉर्पोरेट और स्टेट ओन्ड मीडिया है, इसके विकल्प की हम बात कर रहे हैं, उसको खड़ा करने में ये लोग जरूर होंगे। इंटरनेट की बात तो पता नहीं, इंटरनेट भी हम जैसे आज यूज कर पा रहे हैं, कितना इसको यूज कर पाएंगे। जैसे जो बड़ी डिबेट है अभी की नेट न्यूट्रलिटी की, अगर नेट न्यूट्रलिटी अगर खत्म हो जाती है और उसमें कुछ ही कॉर्पोरेशंस का कब्जा हो सकता है, हो जाएगा, तो इंटरनेट का जिस तरह से आज हम बहुत ही सस्ते पैसे देके इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि एक दिन ये असंभव जैसा साबित होने लगे। खैर वो एक पूरी बहस का विषय है। अभिनव, आप अपनी बात को जब खत्म करेंगे तो उससे पहले मुझे बताएं, एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहता हूं उससे पहले। जी जी बिल्कुल करें। नहीं, मेरे सवाल पूरे हो चुके हैं, आप जो बात कहना चाहते हैं प्लीज करें। हाँ, मैं एक बात जो छूट गई थी, हमारी बातचीत के बीच में नहीं आ पाई, तो वो जी। बात ये है कि आज पूरी दुनिया जिस तरह के संकट से जूझ रही है इस महामारी की वजह से, तो उस संकट में भी जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो मुनाफाखोर लोग हैं, वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसके जो उदाहरण हमारे सामने आए हैं। और उसमें जो ये फेक क्लेम पहले आया कि हमने देश में कोरोना की, कोविड-19 की दवाई ढूंढ ली है, और उस पर जिस तरह की वाहवाही एक सेक्शन ने सोसाइटी की, वो भी बड़ी हैरान करने वाली है। और उसमें देश के कई मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े जो पिलर्स हैं, वो उस व्यक्ति के, उस बाबा के पक्ष में खड़े नजर आए। और उसमें अगर आप जब देखेंगे खड़े नजर आए, तो इंडिया टीवी के जो मालिक हैं, या पत्रकार भी अपने आप को बोलते हैं, मैं कॉर्पोरेशन के मालिक और पत्रकारों में हमेशा मैं भेद देखता हूं, ये मेरा एक दूसरा पक्ष है, कभी इस पे बात की जा सकती है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि भाई रामदेव को बेकार में घेरा जा रहा है, इन्होंने तो बड़ी अच्छी अच्छी दवाई ढूंढ ली, तो विदेश का कोई ढूंढेगा, वगैरह वगैरह, उनके पक्ष में ये बातचीत आई। उसके बाद आपको मालूम है कि अभी बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि जो बाबा एक बड़ा इतना बिजनेस कॉर्पोरेशन साम्राज्य का आज एक तरह से मालिक है, तो ये बात सामने आ चुकी है कि कैसे जो ये रुचि सोया, जो बड़ी कंपनी है, 4,500 करोड़ की कंपनी, जो एक बड़ा बिजनेस कॉर्पोरेशन है, जिसको पतंजलि जो आयुर्वेद है उसने खरीद लिया था,
और उस रुचि सोया का एक डायरेक्टर कहीं ना कहीं पे ये जो हमारे रजत शर्मा इंडिया टीवी के जो मालिक हैं वो भी होते हैं। जी तो अब ये जब देखेंगे कि देश में जो पब्लिक ओपिनियन बनाई जा रही है, जनमत बनाया जा रहा है, किस तरह से बिजनेस का, पत्रकारिता का अलायंस, और ये दोनों लोग कहीं ना कहीं पे जो आज की वर्तमान सत्ता है उस सत्ता के कहीं ना कहीं बहुत करीब के ये लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पूरी बातें सामने आती हैं तो खुला माहौल जैसे पूरे देश में कि आज दवाई बन गई और कल दवाई नहीं बनाई। जी पहले दिन आपने कहा कि हमने बना दी, दूसरे दिन बोला कि हमने नहीं बनाई। और जिस मेडिकल काउंसिल को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, वो भी किस दबाव पे चलते न जाके दूसरे दिन पहले बोलते हैं कि ये दवाई नहीं है, दूसरे दिन उसको रिकॉग्निशन दे दी जाती है कि ये एक तरह से जी इम्यूनिटी बूस्टर है। भाई किस जी आधार पर होता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ये मतलब क्या चल रहा है देश में? और इसमें क्रिटिकल जो डिस्कोर्स है, ये क्या विमर्श आपको किसी टेलीविजन चैनल में, किसी न्यूज़पेपर में क्या बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलता है और क्रिटिकली देखने को मिलता है? नहीं मिलता है तो इसलिए कि ये कंपनीज किस तरह से पूरे मीडिया में उसके विज्ञापन चलते हैं, बिना उसके विज्ञापन के यहाँ पर कुछ चलता नहीं है। एक पत्रकार को किस तरह से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी, ये सब आप लोगों को मालूम है। थोड़ा सा क्वेश्चन को लेकर तो ये जो हालात पूरा इस तरह के ये बन चुके हैं, तो कहीं न कहीं पे जब तक जो जागरूक लोग हैं इन पर सवाल नहीं उठाएंगे तो ये खतरा और बढ़ता चला जाएगा, और पता चल रहा है कि जितनी हम बात आज कर पा रहे हैं इतनी भी बात हम फ्यूचर में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभिनव जी जी तो आपकी इस टिप्पणी के साथ ही हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। हमने मीडिया स्वामित्व से लेकर के लिबरल डेमोक्रेसी में उसकी सही भूमिका और उसके विकल्पों पर एक बड़ी सार्थक बातचीत आपके साथ की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।